चोल चालुक्य डायनेस्टी अलग है। ओरछा राजा पृथ्वीराज चौहान नहीं था, वसीम ओरछा किंग। ओरछा बुंदेलखंड वाला एरिया है। बुंदेलखंड में चंदेल डायनेस्टी थी। बिल्कुल वसीम, झांसी ओरछा का ही हिस्सा था। बिल्कुल झांसी वाला एरिया ओरछा है। ओरछा यानी बुंदेलखंड वाला एरिया है, बांदा जिले में। वर्मन डायनेस्टी, चोल चालुक्य, चालुक्य वगैरह तो हमने डिस्कस कर ही दिए हैं। बाकी थोड़ा अपना पढ़ लेना, ये डायनेस्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चोल डायनेस्टी है, देख लेंगे, थोड़ा सा बता देंगे लास्ट क्लास में। चोल डायनेस्टी या थोड़ा सा हम डिस्कस करा देंगे। ठीक है, ठीक है वसीम। ओरछा झांसी वाला एरिया है, बुंदेलखंड वाला एरिया। चंदेल डायनेस्टी थी और पृथ्वीराज चौहान जो था वो अजमेर में था, शाकंभरी डायनेस्टी का था। पृथ्वीराज चौहान शाकंभरी एरिया में था। चलें आगे बढ़ाते हैं। अब आपको हम बता रहे थे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया और उसी समय कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा रखा था। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज का किंग जयचंद गहड़वाल डायनेस्टी का था। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में बनती नहीं थी, कारण कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करता था। जयचंद नहीं चाहता था कि उसकी संयोगिता की शादी पृथ्वीराज चौहान से हो। इसलिए जब तराइन की पहली लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता की शादी का स्वयंवर रचा रखा था। सोचा कि पृथ्वीराज चौहान को पता न चल पाए, जल्दी जल्दी से संयोगिता की शादी कराकर उसको ससुराल भिजवा दे। लेकिन गुप्त सूत्रों से पृथ्वीराज चौहान को पता चल गई। इसने जल्दी जल्दी तराइन की पहली लड़ाई खत्म किया और फिर पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर कन्नौज पर अटैक कर दिया। भरी दरबार में से संयोगिता का किडनैप कर लिया और उसके बाद इससे शादी कर लिया। आप जानते हैं भगाई कन्या से शादी करना राक्षस विवाह कहलाता है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की शादी राक्षस मैरिज कहलाती है। पृथ्वीराज चौहान किडनैप्ड संयोगिता एंड देन मैरिड। इसीलिए जयचंद ने अगली लड़ाई में, तराइन की दूसरी लड़ाई में, मोहम्मद गोरी का साथ दिया। तो यहां भी अपने ने अपनों को धोखा दिया। अगर इकट्ठा होकर लड़ते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह से 1192 की लड़ाई में, यानी तराइन की दूसरी लड़ाई में, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है। 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। 1192 में इस लड़ाई में गोरी का साथ जयचंद ने दिया था। जयचंद कन्नौज का राजा, गहड़वाल वंश का राजा था। ये जयचंद गहड़वाल वंश का राजा, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। गोरी का साथ दिया क्योंकि इसकी पुत्री संयोगिता डॉटर ऑफ जयचंद, वाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश का एक सबसे पावरफुल किंग था। ये अर्णोराज का बेटा था।
पृथ्वीराज चौहान अर्णोराज का बेटा था। बिल्कुल वसीम भाई ठीक कह रहे हैं। तो संयोगिता जयचंद की पुत्री पृथ्वीराज चौहान की पत्नी, इसको भगा के शादी किया, इसलिए इसको राक्षस विवाह कहलाता है, राक्षस मैरिज कहलाता है। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान हार गया और कहा जाता है इसको पकड़ लिया, गौड़ ले गया। पृथ्वीराज चौहान को गौड़ ले गया अपनी राजधानी में। अभी नहीं, कहते हैं 1206 में इसकी हत्या कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम सुने ही हैं, चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था। कहते हैं कि 1206 में, अभी नहीं 1206 में, जब इंडिया से मोहम्मद गोरी लौटा तो अपनी कैपिटल गौड़ में एक प्रतियोगिता के लिए इसको आमंत्रित किया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाता था और मोहम्मद गोरी ने इससे कहा कि अगर तुम शब्दवेदी बाण से सही निशाना लगाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इसने इस चैलेंज को कबूल कर लिया, लेकिन एक कंडीशन रखा, एक शर्त रखा कि जब तक उसका दरबारी कवि चंद्रवरदाई उसको कविता सुना के जोश नहीं भरेगा तब तक वह सही निशाना नहीं लगा पाएगा। कहते हैं कि उसके बगल में ही इसके चारण कवि चंद्रवरदाई को बैठा दिया और बताया कि बेल बजेगी वही निशाना लगाना है। कहा जाता है कि चंद्रवरदाई ने इसको जोशीले कविते सुनाने लगे, जोशीला इंदोजिएस्टिक पोएम सुनाने लगे। सुनाते सुनाते लास्ट में एक ऐसी कविता सुनाया कि बता दिया इतनी दूरी पर, पृथ्वीराज चौहान को बता दिया कि इतनी दूरी पर मोहम्मद गोरी बैठा है। वो कविता में इशारा कर दिया, कहा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसने मोहम्मद गोरी को ही टारगेट में ले लिया। बाण छोड़ा, मोहम्मद गोरी को जाके लगी। मोहम्मद गोरी घायल हो गया और जब होश आई तो उसने पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया और मोहम्मद गोरी भी मर गया। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का जो टॉम्ब है ऊंचाई वाले स्थान पर है और पृथ्वीराज चौहान का मकबरा सीढ़ियों के नीचे बनवाया, जिससे कि मोहम्मद गोरी के टॉम्ब का दर्शन करने के लिए कोई जाए तो पृथ्वीराज चौहान के मकबरे को पैरों से रौंदता हुआ फिर ऊपर जाए। लेकिन ये कहा गया है कि ये सच्चाई नहीं है, ये काल्पनिक बात है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसी पोएम को सुनते उसने गोरी को मार दिया। ये काल्पनिक बात है, हिस्टोरिकली सही नहीं है। इतिहास में इसको सही नहीं मानते हैं। इतिहास में क्या मानते हैं कि 1206 में 1206 में मोहम्मद गोरी इंडिया से वापस गौड़ लौट रहा था। पंजाब में एक जगह है सिंध नदी के किनारे, दामका नामक जगह पर शाम के समय नमाज पढ़ने के लिए बैठा और अकस्मात जब वह नमाज पढ़ रहा था तो अकस्मात खोखर कबीलों ने उस पर हमला बोल दिया और उसी में मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हो गया। गौड़ पहुंचा 1206 में, वहीं मर गया। ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। लेकिन इससे पहले एक घटना और आप देखें, वो ये है 1194 में बैटल ऑफ चंद्रावर, बैटल ऑफ चंद्रावर, चंद्रावर की लड़ाई, चंद्रावर उत्तर प्रदेश में। इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी डिफीटेड एंड किल्ड जयचंद। मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल किंग जयचंद को हराकर इसकी हत्या कर दिया। अब आप देखिए 1192 की लड़ाई में
इसने गोरी का साथ दिया, लेकिन गोरी इसको नहीं बख्शा। 1194 में चंद्रावर की लड़ाई में गोरी ने जयचंद को हराकर इसको मार दिया। कन्नौज का बहुत बड़ा प्रदेश गौड़ में शामिल कर लिया, अपनी किंगडम में शामिल कर लिया। तो इतनी लड़ाई है, जो फेमस लड़ाइयाँ इसने इंडिया में लड़ा। और इसके बाद इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली यानी इंडिया वाले भूभाग का प्रशासक नियुक्त करके वापस लौटा। यानी ये गोरी का सिपह सालार रहा। सिपह सालार माने सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया वाले पोर्शन पर, इंडिया वाले प्रदेश पर अपना सिपह सालार बनाकर 1206 में वापस लौटा। तो ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली और आसपास के एरिया का प्रशासक बनाया गया। ताजुद्दीन एल्दौज ये गजनी वाले प्रदेश का प्रशासक बनाया गया। नसीरुद्दीन कुबाचा उच्च मुल्तान वाले एरिया का प्रशासक बनाया गया इसको। उच्च मुल्तान पंजाब वाला एरिया। तो ये तीनों गुलाम थे, ये तीनों स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गोरी। गोरी के 3 गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दौज, नसीरुद्दीन कुबाचा। इन गुलामों को मोहम्मद गोरी ने फ्री नहीं किया था। इंडिया से वापस जब मोहम्मद गोरी लौटा तो 1206 ईस्वी में खोखर ट्राइब अटैक्ड ऑन, इस पे आक्रमण कर दिए। 1206 में खोखर नामक कबीलों ने इस पे हमला कर दिए। कहां पर हमला किए थे अगर पूछा जाए तो सिंध नदी के तट पर, पंजाब में भी सिंध है किनारे पर, सिंध नदी के किनारे जब ये नमाज पढ़ने बैठा शाम के समय में, उसी समय खोखर कबीलों ने इस पे आक्रमण कर दिया और इसको बुरी तरह से घायल कर दिया। पहुंचते पहुंचते गौड़ में इसका इस समय देहांत हुआ था। तो यदि पूछा जाए तो देहांत गौड़ में 1206 ईस्वी में हुआ। अब जब इसका देहांत हो गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली इंडिया वाले पोर्शन पर, वर्तमान इंडिया वाले पोर्शन पर अधिकार कर लिया और गुलाम वंश की स्थापना किया। ताजुद्दीन एल्दौज, नसीरुद्दीन कुबाचा ने कुतुबुद्दीन ऐबक पर दिल्ली में हमला कर दिया, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन एल्दौज, नसीरुद्दीन कुबाचा से वैवाहिक संबंध बना लिया और फिर ये दोनों अपने अपने प्लेस पर लौट गए। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत हुआ, आराम शाह गद्दी पर आया, उसको भगा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश जब सत्ता में आया तो ताजुद्दीन एल्दौज, नसीरुद्दीन कुबाचा ने फिर से इस पर अटैक कर दिया इल्तुतमिश पर। लेकिन बाद में 1221 में मंगोल आक्रमणकारी, मंगोलियन इन्वेडर चंगेज खान ने पंजाब एरिया पर अटैक किया, जिससे नसीरुद्दीन कुबाचा
और ताजुद्दीन एल्दौज की सत्ता को ही समाप्त कर दिया। तो इसको राहत मिल गई थी इल्तुतमिश को। थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको यहां से स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बताएंगे आप। दिल्ली सल्तनत ये हम आपको पढ़ाएंगे। और ये डायनेस्टी 1206 से ये सल्तनत 1526 तक चली थी। और दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा अगर पूछा जाए, कोर्ट लैंग्वेज, तो इनकी दरबारी भाषा टर्किश थी। तुर्की इनकी दरबारी भाषा थी। और इसमें 5 डायनेस्टी आई हैं, जिसमें स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, या इसको दास वंश भी कहते हैं, 1206 से 1290 तक। दूसरा इसमें खिलजी डायनेस्टी आई 1290 से 1320 तक, खिलजी वंश। देन इसके बाद तुगलक वंश ये आया 1320 से 1414 तक। और देन इसके बाद सैयद वंश शासन किया है 1414 से 1451 तक। सबसे लास्ट में लोधी डायनेस्टी आई थी, लोधी वंश 1451 से 1526 तक। तो यही 5 डायनेस्टी हैं, जिनमें से 3 डायनेस्टी का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये दोनों नाम मात्र की हैं, मेन यही 3 डायनेस्टी हैं। थोड़ा सा ब्रेक देते हैं 5-7 मिनट का, और फिर हम इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है।
कोल्ड टाइप का हो रहा है और एसी भी चल रही है थोड़ी सी। तो हम ये आगे इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, बाकी सब फ्री थे, इसलिए या इसको एक नाम और दिया गया है, इलबारी डायनेस्टी। चलें गुलाम वंश के बारे में बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्लेव डायनेस्टी। दास वंश भी कहा जाता है इसको, या इसको एक नाम और दिया गया है, इलबारी डायनेस्टी। इलबारी वंश, या इसको एक नाम और दिया गया है, मामलुक डायनेस्टी। यानी मामलुक वंश। 1206 से 1290 तक 3 नाम दिए गए हैं। 3 ही गुलाम थे, गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, बाकी सब फ्री थे, इसलिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये मामलुक तुर्क था, कुछ इसमें इलबारी तुर्क थे, इसलिए गुलाम वंश का 2 नाम और दिया गया है, इलबारी वंश या मामलुक वंश। 3 गुलाम, बाकी सब फ्री। इसमें अब आप देखिए, पहला सुल्तान जो बना, पहला रूलर, सुल्तान नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक था। बारह सौ 6 से 1210 तक इसका बेटा आराम शाह 1210 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 या कहीं कहीं 1211 भी दिया है, सिर्फ 1236 तक, 1211 भी कहीं कहीं दिया है, 1210 भी दिया है, तो मैटर नहीं है ये। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश का बेटा 1236 में गद्दी पर बैठा, लेकिन बाद में जनता ने इसको हटा के रजिया सुल्ताना को गद्दी पर बैठाया। 1236 से 1240 तक 3.5 साल तक शासन किया, पहली महिला शासिका। बहराम शाह
1240 से 1242 तक शासन किया इसने। अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक। नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266 तक। अब आप देखें एक पॉइंट यहां, ये दोनों बाप बेटे थे। इसको कुतुबी डायनेस्टी भी कहा गया है, यानी कुतुबी वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक उसका बेटा आराम शाह, यहां से लेकर यहां तक इनको शमसी डायनेस्टी कहा गया है। इसे शमसी डायनेस्टी कहा गया है, यानी शमसी वंश, जिसमें शमसुद्दीन इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी ये हैं सारे। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका बेटा, कुतुबी डायनेस्टी, कुतुबी वंश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश उसके उत्तराधिकारी, शमसी वंश। और इसके आगे एक और डायनेस्टी आई बलबन, और उसके उत्तराधिकारी बलबनी डायनेस्टी कहा गया है उसको। पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन है या बहाउद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन। 1266 से 1287 तक कैकुबाद, 1287 से लगभग 1289 तक कै खुसरो, 1289 में था। और कयूमर्स, आखिरी सुल्तान कयूमर्स 1289 से 1290 तक ये शासन किया था। तो ये 4 रूरल बलबनी डायनेस्टी, सॉरी बलबन और उसके उत्तराधिकारी हैं, तो बलबनी वंश कहा गया है। बलबन से बलबनी, तो बलबन और उसके उत्तराधिकारी बलबनी डायनेस्टी कहलाया। तो आप ये बताएं, चल रहा है, वीडियो चल रही है? जयप्रकाश वीडियो नहीं चल रही है? यहां तो ठीक है, आप बाकी बच्चे बताएं, बाकी बच्चे बताएं वीडियो चल रही है? बताएं बाकी लोग, क्या मेरी आवाज मिल रही है? वीडियो चल रही है? ओके। तो ये गुलाम वंश में भी 3 वंश हैं। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका बेटा आराम शाह, तो कुतुबी डायनेस्टी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश उसके उत्तराधिकारी, शमसी डायनेस्टी। बलबन और उसके उत्तराधिकारी बलबनी डायनेस्टी। अब आप देखिए, गुलाम वंश में केवल 3 गुलाम हैं, बाकी सब फ्री हैं। 3 गुलाम कौन कौन से हैं? गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, मोहम्मद गोरी इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका गुलाम दामाद इल्तुतमिश, इसका गुलाम बलबन। 3 गुलाम हैं बेटे ये, बाकी सब फ्री हैं।
इसलिए इसका नाम इल्बारी डायनेस्टी या शमसी डायनेस्टी, इल्बारी डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। अब आप देखिए, इसको याद करने के लिए एक फार्मूला भी है, QAIR स्क्वायर BAN बैंक क्यूब। तो कायर स्क्वायर बैंक क्यूब है, इससे आप 12 सुल्तान को याद कर सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन के QAIR स्क्वायर बैंक क्यूब शॉर्ट में आप देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ए से आराम शाह, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक, ए से आराम शाह, आई से इल्तुतमिश बताई हैं, आर से रुकनुद्दीन, एक और आर से रजिया, बी से बहराम शाह, ए से अलाउद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह, एन से नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, बी से बलबन, के से कैकुबाद, कै खुसरो, कैयुमर्स। तो यही है कायर बैंक, कायर स्क्वायर बैंक क्यूब। नाम याद कर सकते हैं, क्यू से कुतुबुद्दीन ऐबक, ए से आराम शाह, आई से इल्तुतमिश, आर से रुकनुद्दीन, आर से रजिया सुल्ताना, बी से बहराम शाह, ए से अलाउद्दीन महमूद शाह, एन से नसरुद्दीन, बी से बलबन, के से के क्यूब से कैकुबत, कै खुसरो, कैयुमर्स। चलिए हम आपको अब आगे बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे 4 ही सुल्तान इसमें इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। तो हम आपको इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। जैसे ही इसने अपने आप को दिल्ली का रूलर घोषित किया, तो ताजुद्दीन एल्दौज, नसीरुद्दीन कुबाचा ने कुतुबुद्दीन ऐबक पर आक्रमण कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन की पुत्री से शादी कर लिया और अपनी बहन की शादी नसीरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। दोनों को रिश्तेदार बना लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के गोरी के गुलाम, जो कि गोरी की डेथ के बाद सुल्तान बन गया, किंग बन गया, दिल्ली पर अटैक किया, दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री से शादी कर लिया और जब नसीरुद्दीन ने दिल्ली पर अटैक किया या लड़ाई लड़ा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन की शादी नसीरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। दोनों को रिश्तेदार बना लिया। समझ गए होंगे। डॉटर ऑफ ताजुद्दीन एल्दौज। मैरिड टू ऐबक। ऐबक ने ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री से शादी कर लिया, जो कि गजनी का किंग बन गया, और सिस्टर ऑफ ऐबक
मैरिड विद नसीरुद्दीन कुबाचा। नसीरुद्दीन कुबाचा उच्च और मुल्तान का था ये। ऐबक की सिस्टर की शादी नसीरुद्दीन कुबाचा से हो गई। ताजुद्दीन की डॉटर की शादी ऐबक से हो गई। इनको रिश्तेदार बना लिया। ये अपने अपने प्लेस पर चले गए, जैसे थे यथा स्थिति में शासन करने लगे। दिल्ली और आसपास उत्तर भारत के क्षेत्रों पर ऐबक ने शासन किया, गुलाम वंश की नींव डाल करके। एक बात और है, ऐबक की डॉटर ऑफ ऐबक, ऐबक की डॉटर, इसकी शादी इल्तुतमिश से हो गई। ऐबक की डॉटर, ऐबक की पुत्री, ऐबक की पुत्री की शादी इल्तुतमिश से हुई। ऐबक की डॉटर का नाम अगर पूछे तो इसका हम बता देते हैं, कुतुब बेगम था। ऐबक की डॉटर कुतुब बेगम की शादी इल्तुतमिश से हो गई। याद रखें, ऐबक, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था और दामाद भी बना लिया इसको। जैसे ही दामाद बना ऑटोमेटिक फ्री हो गया। ताजुद्दीन की पुत्री से ऐबक ने शादी किया। अपनी बहन की शादी ऐबक ने नसीरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। अपने अपने स्थान पर दोनों चले गए। अपनी पुत्री कुतुब बेगम की शादी ऐबक ने इल्तुतमिश से कर दिया, तो ऑटोमेटिक इल्तुतमिश गुलाम से फ्री हो गया, गुलाम को ही दामाद बना लिया। बाकी वैसे कुतुबुद्दीन के बचपन के बारे में बहुत कम पता है। कहा जाता है कि इसको ईरान में निशापुर के काजी, निशापुर ईरान में, वहां का एक काजी माने मुख्य न्यायाधीश या जज, उसने ऐबक को गुलाम के रूप में खरीद लिया और ऐबक को अपने पुत्र की तरह माना। ऐबक को उसने शिक्षा दीक्षा दिया, घुड़सवारी दिया, घुड़सवारी, तीरंदाजी, ये सब सिखाया। बाद में जब निशापुर के काजी का देहांत हो गया तो निशापुर के काजी के बेटों ने ऐबक गुलाम को फिर से बेच दिया। इस तरह से बिकता हुआ ऐबक मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के पास आया। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने ऐबक में होनहार के लक्षण पाए, इसको खरीद लिया, अपने साथ इंडिया लाए, इंडिया में प्रशासक बना दिया। यहां पर सिपह सालार के पोस्ट पर अपॉइंट किया और इंडिया, उत्तर भारत के राज्यों के विजय के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट कर दिया। बिहार साइड में बख्तियार खिलजी को अपॉइंट किया गया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के अंडर में था। तो इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम से किस तरह तरक्की किया, बड़ा ही वफादार था, होनहार के लक्षण थे, अपने मालिक के प्रति बड़ी वफादारी से काम किया। गुलाम का मतलब आज का चपरासी नहीं, पियोन टाइप का नहीं। उस समय गुलाम का मतलब होता था कि जिसका मम्मी पापा ना हो, जो अनाथ हो, और जिस मालिक के पास गुलाम जाता था उस मालिक को वफादारी से सेवा करता था। गुलाम का मतलब कि सारा जीवन गुलाम ने अपने मालिक के लिए सुपुर्द कर दिया है, इस टाइप का होता था। धोखा नहीं देता था, नमक हरामी नहीं करता था, नमक हलाली करता था। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर शासन स्टार्ट किया। अब आप देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्ड एज सिपह सलार। ऐबक ने सिपह सालार के पद पर शासन किया था। सिपह सलार का मतलब सेनापति होता है, यानी कमांडर इन चीफ के पोस्ट पे शासन किया था। ऐबक ने सुल्तान की पदवी नहीं धारण किया, क्योंकि यह गुलाम का गुलाम ही रह गया। इसका मालिक इंडिया से वापस जब लौटा गौड़ के लिए, तो तब भी ये गुलाम ही था। गोरी को नहीं पता था कि वह जा रहा है, बच के वापस इंडिया नहीं आएगा।
इस तरह से मोहम्मद गोरी रास्ते में खोखरों का शिकार हो गया, गौड़ पहुंचते पहुंचते मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से इंडिया में शासन तो किया, लेकिन सिपह सालार के पद पर ही शासन किया। इस पद पर गोरी ने इसको अपॉइंट किया था। याद रखें, इसने सुल्तान की पदवी नहीं लिया, क्योंकि यह जीवन पर्यंत तक गुलाम का गुलाम ही रहा। जब तक गुलाम को स्वतंत्र न कर दिया जाए, तब तक वह सुल्तान की पदवी नहीं ले सकता था और न ही खलीफा से मान्यता प्राप्त कर सकता था, न ही उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था। खुतबा फ्राइडे में जुम्मे के नमाज के वक्त मुस्लिम्स अपने सुल्तान के लंबे उम्र की कामना करते थे, तो ना तो ऐबक के नाम का खुतबा पढ़ा गया, ना ही ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण किया और न ही कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम के सिक्के चलाए गए। दिल्ली में या इंडिया में, उत्तरी भारत में जो भी सिक्का चल रहा था वो मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम का सिक्का था। मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम के सिक्के इंडिया में नहीं बनते थे, गौड़ से बनकर इंडिया में आते थे। जो सिक्के गौड़ से बनकर गोरी के नाम के इंडिया में आते थे, उस पर लक्ष्मी देवी का चित्र छपा होता था। क्योंकि इंडिया में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए हिंदुओं की सिंपथी, सहानुभूति, सपोर्ट लेने के लिए गोरी ने अपने सिक्कों पर, इंडिया वाले सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र छपवाता था। तो कुल मिलाकर ऐबक के समय में भी मोहम्मद गोरी वाले सिक्के ही चले, मोहम्मद गोरी के नाम के ही सिक्के चले। बट जो सिक्के इंडिया में गोरी के चलते थे, उस पर लक्ष्मी देवी का चित्र छपा होता था। गौड़ में जो चलते थे, उस पर लक्ष्मी गॉडेस का चित्र नहीं होता था, क्योंकि वहां पर हिंदू नहीं थे, वहां इस्लाम ही पूरा छाया हुआ था। तो इस तरह से सिपह सलार के पोस्ट पर शासन किया, सुल्तान की पदवी नहीं लिया, इसके नाम का खुतबा नहीं पढ़ा गया, खलीफा से मान्यता नहीं प्राप्त कर पाया। लीगली यह सुल्तान नहीं था, यह एक प्रशासक था, एडमिनिस्ट्रेटर था। सिपह सलार के पोस्ट पे शासन किया और इसको लाख बख्श भी कहा गया है। लाख बख्श ये भी कहा गया है। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला या लाखों गुलामों को फ्री कर देने वाला, लाख बख्श कहलाया। इंडिया में मोहम्मद गोरी ने लाखों हिंदुओं को गुलाम बना लिया था। जैसे ही यह स्वतंत्र शासक बना ऐबक, इसने उन लाखों गुलामों को फ्री कर दिया, या फिर उसने इंडिया में लाखों का दान दिया, लाखों का बख्श दिया, बख्शीश दिया, जो भी है। ऐबक ने अपनी राजधानी, ऐबक की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया। लाहौर आज पाकिस्तान में है, ये ऐबक की राजधानी थी। बट दिल्ली में मेहरौली शहर बसाया, मेहरौली सिटी, मेहरौली शहर इसने दिल्ली में बसाया। आप शायद जानते हैं, मेहरौली से पहले यहां पर राय पिथौरागढ़ शहर था। राय पिथौरागढ़ शहर और राय पिथौरागढ़ किला भी था, इसी नाम पे पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था। राय पिथौरागढ़ किला, ये दोनों पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में किला बनवाया अपने नाम पे और दिल्ली में राय पिथौरागढ़ शहर बसाया। इस शहर और इस किले को नष्ट करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेहरौली शहर दिल्ली में बसाया। आज भी राय पिथौरागढ़ किले की दीवार कुतुब मीनार के चारों तरफ कहीं कहीं देखा जा सकता है। राय पिथौरागढ़ से पहले मिहिरावली 1040 में अनंगपाल सेकंड ने बनवाया था। मिहिरावली यानी मिहिर कुल के आने का रास्ता, मिहिरावली 1040 ईस्वी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल सेकंड ने बसाया था।
बाद में इसको पृथ्वीराज चौहान ने अपने नाम पर राय पिथौरागढ़ शहर और राय पिथौरागढ़ किला बनवाया। ऐबक ने तोड़कर इसको तुर्की भाषा में मेहरौली नाम दे दिया। इस तरह से दिल्ली में शहर बसाया, बट राजधानी ऐबक ने लाहौर बनाया। ये भी कहते हैं कि 1208 ईस्वी में 1208 में लाहौर की जगह कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से शासन करने लगा, या दूसरी राजधानी के रूप में दिल्ली में इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का ही नाम है, यहां से शासन करने लगा। खैर आगे अब आप देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली मेहरौली में 1192 में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करा था। बिल्ट बाय ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण इस वर्ष से प्रारंभ किया, यानी तराइन की दूसरी लड़ाई के पश्चात कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट कर दिया था। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण अपने गुरु के सम्मान में करा था। अगर पूछा जाए तो रिस्पेक्ट किसका किया? इन रिस्पेक्ट ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसके गुरु का नाम है। सूफी संत थे ये, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार बनवाया था। तो इस तरह से कुतुब मीनार ऐबक ने स्टार्ट किया, लेकिन आप जानते हैं इसका ग्राउंड फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, 4 मंजिला इल्तुतमिश ने बनवाया। मानते हैं कि इस पे 2 मंजिला और था, ये 2 मंजिला फिरोज तुगलक ने बनवाया। फिरोज तुगलक ने ये 2 मंजिला बनवाया। ये कहा जाता है ब्रिटिश काल में हेलीकॉप्टर टकरा गया जिससे टॉप फ्लोर टूट गया है, या यहां बिजली गिर पड़ी थी, बादल गरजने से बिजली इस पर गिर पड़ी, ऊपर वाला पोर्शन लगभग नष्ट हो गया था। फिरोज तुगलक वही फिरोज शाह तुगलक, एक ही बात है। फिरोज तुगलक हमने शॉर्ट में लिख दिया हूं, फिरोज शाह तुगलक ही फिरोज तुगलक है। तो इस तरह से अब इस समय केवल इतना है, इसकी हाइट 72.5 मीटर है वर्तमान में। दुनिया का सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। टावर नहीं, टावर तो एफिल टावर है, लेकिन कुतुब मीनार मीनार है। ये अपने गुरु के सम्मान में बनवाया, सबसे ऊंची मीनार है। यदि ये पूछा जाए कि किसने बनवाया, तो ऐबक ने बनवाया। किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। और अगर ये पूछा जाए कि 5वीं मंजिल किसने बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। बाद में इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? ये भी आए, मरम्मत रिपेयर्ड बाई सिकंदर लोदी ने मरम्मत कराई थी। सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत कराई थी, रिपेयर्ड। तो इस तरह से कुतुब मीनार के बारे में सारी बातें हैं जो हमने आपको बताया है। ना ध्यान आए तो दोबारा वीडियो को सुन लेना, याद हो जाएगा ये सारी बातें। तो ये प्रश्न बनते हैं इसमें। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के मेहरौली में है बेटे। दिल्ली के मेहरौली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया।
मीनार नाम है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार टावर होता है, लेकिन टावर नहीं कहेंगे, टावर इंग्लिश शब्द है। मीनार होता है जो ऊपर घटते हुए क्रम में चला जाए, ऊपर घटता हुआ जो क्रम में जाए उसको मीनार कहते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, ठीक है। तो मीनार का मीनिंग जयप्रकाश पूछ रहे हैं, मीनार का मतलब वही होता है, टावर होता है, बुर्ज होता है, उस पे ना जाएं। मीनार इंग्लिश में टावर, इफिल टावर जैसे कहलाता है, वो अलग चीज है। मीनार, कुतुब मीनार, इसका निर्माण इसने कराया। तो मीनार का मतलब टावर होता है, लेकिन ऊपर सिकुड़ता हुआ। टावर में लोहे वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मीनार में पत्थर का प्रयोग किया गया है, स्टोन का प्रयोग किया गया है। और जबकि टावर वावर बनाने में, जैसे मान लीजिए कोई टावर बनाते हैं तो उसमें आयरन के रॉड्स लगाते हैं, छड़ लगाते हुए ऊपर ले जाते हैं, तो टावर टाइप का हो जाता है। इसी में है, थोड़ा बहुत अंतर है। ये आप देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद है, फर्स्ट मॉस्क, दिल्ली में बनाई गई पहली मस्जिद है ये। और 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। कहा जाता है कि इसको बनवाने के लिए आसपास के 27 मंदिरों को तोड़ा। इस जगह पर मुख्य मंदिर, मेन टेम्पल, इस जगह पर शिव का टेम्पल था, मुख्य मंदिर शिव का टेम्पल था। आसपास के 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, ऐसा माना गया है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से बाहर अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है, या 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। ये यहां एक संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत पाठशाला था यहां, और इस संस्कृत पाठशाला को विग्रहराज ने बनवाया था। विग्रहराज चौहान डायनेस्टी के थे, विग्रहराज ने संस्कृत पाठशाला बनाया। इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा, और यह भी एक मस्जिद है, मॉस्क है, 2.5 दिन में बना था। या ये कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर गया तो वहां 2.5 दिन तक रुका था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ इंडिया में आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये ईरान से आए और अजमेर में अजोधन नामक स्थान पर बस गए, और ये बड़े ही लिबरल प्रवृत्ति के थे, सूफी संत थे, सब धर्मों के लिए काम करते थे। सब धर्मों के प्रति इन्होंने थोड़ा सा लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट किया, इसलिए सब धर्म के लोग इनको मानते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। और जब इनका देहांत हो गया तो इनका मकबरा यानी मजार अजमेर में बनवा दिया, जो आज एक धार्मिक स्थल है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से मोहम्मद गोरी के साथ इंडिया में आए, अजमेर के पास अजोधन नामक स्थान पर बस गए, और डेथ के बाद इनका यहीं टॉम बना दिया, जो कि फेमस हो गया। और अजमेर की स्थापना अर्णोराज के नाम पर बसा है। अजमेर, अर्णोराज चौहान वंश का राजा था, उसने अजमेर अपने नाम से बसाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। और कहा यह जाता है कि 1210 में ऐबक का देहांत हो गया था। ऐबक डाइड
एट लाहौर। ऐबक का देहांत लाहौर में चौगान खेलते घोड़े की पीठ से गिरकर हुई। प्लेइंग चौगान। चौगान को पोलो भी कहा जाता है। चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए घोड़े की पीठ से गिरा और यहीं देहांत हो गया। यह भी कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेवाड़ के किंग, चित्तौड़ जिसकी राजधानी थी, वहां के किंग कर्ण सिंह थे, राणा कर्ण सिंह पर अटैक किया था और राणा कर्ण सिंह को हराकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, बंदी बना लिया था और बड़ा अत्याचार करवाया था उन पर। उनका एक बड़ा वफादार घोड़ा था जिसका नाम शुभ्रक था। शुभ्रक नाम के घोड़े को भी पकड़ लाया। कहते हैं कि लाहौर में उसी घोड़े पर बैठ करके कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहा था। पोलो खेलते हुए शुभ्रक ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पीठ से गिराकर और उस पर अपने पैरों से उसकी चेस्ट पर प्रहार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक मैदान में ही मर गया। बगल में, ग्राउंड के बगल में कर्ण सिंह खड़ा था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ। अपने मालिक को अपने पीठ पर बैठाकर शुभ्रक घोड़ा कर्ण सिंह को लेकर भागकर चित्तौड़ चला आया और चित्तौड़ में कर्ण सिंह के महल के सामने खड़ा हो गया। कर्ण सिंह जैसे ही उस घोड़े को सहलाने लगे, प्यार करने लगे, कहा जाता है कि घोड़ा मर चुका था और वह घोड़ा वहीं पर गिर पड़ा था। तो ये बड़ा वफादार घोड़ा था। न केवल कर्ण सिंह को कुतुबुद्दीन ने टॉर्चर किया था, बल्कि घोड़े को भी टॉर्चर किया था। इसलिए घोड़े पर बैठकर चौगान, पोलो खेल रहा था। हालांकि चौगान में कहा जाता है कि इस टाइप का खेल है, पोलो टाइप का नहीं है। हालांकि पोलो मानते हैं इसको। इसमें चौगान में एक बकरे को भगा भगा के मारकर फिर उसको गोल में ड्रॉप किया जाता था। यानी पशु बकरा होता था, गोट होता था, उसी को गोल में पहुंचाना पड़ता था। यहां गेंद टाइप का पोलो नहीं होता था। जानवर बकरे को ग्राउंड में छोड़ दिया जाता था, जिसे मार मार कर गोल में पहुंचा दिया जाता था। तो इस तरह से टॉर्चर किया गया था कर्ण सिंह को भी और शुभ्रक नामक घोड़ा। लेकिन ये बात थोड़ा कपोल कल्पित भी लगती है, सच्चाई नहीं है। बट अगर ऐसा पूछा जाए, शुभ्रक, इस घोड़े का जिक्र है कहीं कहीं। ये किंग कर्ण सिंह का घोड़ा था और किंग कर्ण सिंह मेवाड़ के शासक थे। इस समय मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़ थी। तो राणा कर्ण सिंह हार गए थे, पकड़ लाया और फिर इनको टॉर्चर किया, घोड़े को भी टॉर्चर किया और इस तरह से पोलो खेलते वक्त घोड़े ने मालिक ऐबक को गिराकर मार दिया। अपने मालिक कर्ण सिंह को लेकर भाग आया था। खैर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। ऐबक के डेथ के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। जैसे ही आराम शाह गद्दी पर बैठा, कहते हैं कि दरबारियों ने आराम शाह को झूठा दावेदार कहकर उसे भगा दिया और उसकी जगह पर कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश को इनवाइट किया। इल्तुतमिश जो कि उत्तर प्रदेश में बदायूं का गवर्नर था, वो लाहौर पहुंचा। दरबारियों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया और इस तरह से इल्तुतमिश ने उन 40 दरबारियों का एहसान अदा किया। उन 40 दरबारियों को एक गुट में बनाकर शामिल किया। उस गुट का नाम था टर्किशी चहलगानी, तुर्की चहलगानी। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद आराम शाह गद्दी पर तो आया, लेकिन वह सफल नहीं रहा, उसको मार भगाया। कहा ये झूठा दावेदार है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं है। जबरदस्ती अपने आप को क्लेम करा कि बेटा है। इसलिए दरबारियों ने षड्यंत्र रचकर उसको मार भगाया। उसकी जगह पर कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया है। स्लेब से स्लेब इल्तुतमिश था। कैसे?
कहा जाता है कि इल्तुतमिश को जलालुद्दीन नामक एक व्यापारी, जमालुद्दीन नाम का एक व्यापारी, इसे इल्तुतमिश को बसरा मार्केट से लेकर मोहम्मद गोरी के पास गया था। तो मोहम्मद गोरी ने उस समय इल्तुतमिश को खरीदा नहीं। बाद में वही व्यापारी इल्तुतमिश को लेकर के दिल्ली आया। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। होनहार के लक्षण थे, इसने खरीद लिया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश का गुलाम था ना, तो इल्तुतमिश का गुलाम ऐबक था, मोहम्मद गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया है, स्लेव से स्लेव कहा गया है। तो इस तरह से इल्तुतमिश ये गद्दी पर आया, और गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, ऐबक को नहीं कहा जाएगा, बलबन को भी नहीं कहा जाएगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 या 1211 से 1236 तक इसने शासन किया है। स्लेव से स्लेव कहलाता है, यानी गुलाम का गुलाम। इसे गुलाम का गुलाम कहा गया है, क्योंकि गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गोरी ने नहीं खरीदा, बल्कि गोरी के गुलाम ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए गुलाम का गुलाम कहलाता है। बाकी ये गुलाम तो था, स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ ऐबक। ये ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था, 2 in 1, गुलाम भी था और दामाद भी था। तो इस सुल्तान के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में, जो 3:30 बजे से क्लास है, उसमें इसको आगे हम बढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही बताते हैं। शाम को जो क्लास चलेगी 3:30 से 5 बजे तक, उसमें इसको आगे बढ़ाएंगे। उसमें भी आप लोग ज्वाइन करें और इस लेक्चर को आगे सुनें। थैंक यू, धन्यवाद।